मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? You are audible. Yes, you are audible clearly. ओके, चलिए। क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दिवेश जी, अनी कुमारी मैम, अनुपमा मैम, अपराजिता मैम, आशिफ जमाल जी, फरीदा अहमद मैम और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपेयर करने के लिए, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो गाइस अभी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो हमारा पर्यावरण का है। लास्ट क्लास में मानव विकास तथा पर्यावरण यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो हमारा टॉपिक है, दैट वी स्टार्टेड इन लास्ट क्लास। मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स भी बताया था कि पर्यावरण क्या है, क्या बातें हमें पढ़नी है, क्या कवर करना है, वो सब मैंने आपको बताया था। एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी एमडीजी को भी डिस्कस किया था ऑल टुगेदर साथ के साथ। आज हम लोग और भी नई बातों को करेंगे क्योंकि हमारे जितने भी यूनिट हैं नेट में पेपर 1 में सभी से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन मतलब 10 गुना 5 मतलब 50, तो 50 क्वेश्चन जो है इस तरह से हमारा बनता है। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गई पहले जैसे कि हम लोग दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, तो आज भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ ऑन चल जाएंगे। तो ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन 2023 के हैं, 2020 में पूछा गया है पेपर 1 में। तो उसको एक बार हम लोग करते हैं। पहला अपने करने का the principal students learn together but perform alone is an example of एक प्लान मानना है ना, जिसमें कहते हैं कि विद्यार्थी सीखते या साथ हैं, परंतु उसका जो निष्पादन है, जैसे मान लो कि आप लोग पढ़ तो एक क्लास में रहे हो, लेकिन एग्जाम तो भैया सबको अलग अलग देना पड़ेगा ना। और पढ़ाई तो मान लीजिए तैयारी तो हमारी एक साथ हो रही है ना, लेकिन जो एग्जाम है, जो चुनौतियां हैं, जो लाइफ जो स्ट्रगल है, वो तो हमें अकेले ही फेस करना है। एग्जाम तो अकेले ही देना है, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हिच इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। Individual accountability. Sir, tell you option. अच्छी आंसर Option A. ऑप्शन ए। तो सकारात्मक अंतर्निर्भरता, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ग्रुप प्रोसेसिंग, क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक है, यही होगा। वैसे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई व्यक्तिगत आपको जो है अपना उत्तरदायित्व तो खुद लेना पड़ेगा और कोई नहीं लेगा आपको। मतलब जो मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या ग्रुप में आप डिस्कशन कर रहे हो, तो सारी चीजें ठीक है, पर जो अल्टीमेटली जो एग्जाम है वो तो आप ही को देना पड़ेगा, क्वालिफाई आपको ही करना Sir, पड़ेगा। I will take line in English. I don't already English. Explain in English. No, that I will tell you that here the statement is students learn together but perform alone. So this is very simple statement or the principle which are very relevant. What does it mean? It means that we study together, we work together. Like right now in the classroom, I am teaching all of you. I am delivering same content to all of you. Same content, same quality is there. But you know guys, when you attempt the examination, some of you perform better, some of you does not perform better. So this is the difference that you need to perform alone. So for that you need to prepare. Okay, you need to practice. Then only you can perform in a better way. And if you don't practice, you cannot perform, because performance is all about alone, singular. Okay. So preparation would be there in the group.
but performance would not be in the group. Performance you need to do in alone only. You do in yourself only. So this is the meaning. So here the answer is individual accountability means individual मतलब self accountability मतलब rely on. So you need to take charge of yours. Nobody will take charge. तो आपको अपना ही मतलब answerable होना पड़ेगा ना. So that is individual accountability. Next question is polycrystalline silicon often used in photovoltaic cells as semiconductors are. क्या होगा इसका आंसर? Guess करिए. So what do you mean on polycrystalline? पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन एक एलिमेंट्स होता है. बेसिकली एक मटेरियल है दैट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल और ग्रेन जॉइंड टुगेदर. यानी कई सारे क्रिस्टल कई सारे ग्रेन्स को मिला करके पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी क्रिस्टल मतलब समथिंग क्रिस्टल. दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन जो कि बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को जो मिलाते हैं तो ये बनता है. ठीक है. Option A was yes, sir. पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का एग्जांपल हो सकता है सोलर सेल. जो आजकल जो सोलर है ना सोलर, तो वो इसका एग्जांपल हो सकता है. सोलर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको कई सारी चीजों को जोड़कर हम बनाते हैं. तो क्या होना चाहिए? ट्राई करिए. अगर एक साइज में तो ऑप्शन बी. और अगर साइज के क्रिस्टल्स का ऑप्शन बी. फिर अलग साइज का ऑप्शन ए सर. A और B सेम है. तो क्या होना चाहिए आंसर? ए. तो गाइस क्वेश्चन हमारा है कि फोटोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो होता है वो फोटो मतलब सोलर का मतलब आप समझते हैं ना. Nowadays सोलर से सारी वेरी रेलिवेंट. कभी के घरों में घर में नहीं भी है तो कॉलेजेस में या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं हर जगह आपको सोलर सेल मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और फिर हमें देता भी है. So guys, it is used as a semiconductor material and it is mainly used because it can convert sunlight into electrical energy through the photovoltaic effect. So guys, जो हम लोग सोलर सेल हमारे घरों पे होता है उसमें क्या होता है? सनलाइट से एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. इसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट बोलते हैं ना. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. जिसमें हमारा ये जो सिलिकॉन है मटेरियल जो पॉलीक्रिस्टलाइन ये क्या करता है? एनर्जी लेता है एट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इसमें कई सारे मटेरियल मिलकर के बनता है. ये सनलाइट को भी अब्सॉर्ब करता है ना, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन चलता रहे और काफी इको फ्रेंडली भी होता है, पॉल्यूशन नहीं करता. तो ए होगा इसका आंसर. इट मींस मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन. यानी कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? बनावट. कि अलग अलग तरह से सभी का बनावट है. सो दिस इज द आंसर. ए और बी कुछ भी दोनों सेम प्रिंटिंग में. हेलो एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर जैसे पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक क्वेश्चन आता ही हो. कोई क्वेश्चंस एकदम न्यू वर्ड्स लगेंगे तो उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे सर? जैसे ये वाला क्वेश्चन तो एकदम ही न्यू लग रहा है. तो ये क्वेश्चन न्यू है कैसे? ना. इसी में तो उसी को तो तुक्का कहते हैं ना. क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चन में कभी भी 150 कोई नहीं कर सकता. 150 में मैक्सिमम आप 110 ही कर पाओगे. आप मतलब कोई भी इतना ही कर पाएगा मैक्सिमम. इसलिए कट ऑफ भी इतना ही जाता है. तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चंस में वही लोग कर पाएंगे जो स्मार्ट हैं. स्मार्ट का मतलब क्या है? कि जिनको एक टेक्निक पता है कि भाई 4 में एक ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आप उस टेक्निक से फ्रेंडली हो तो शायद आप सही तुक्का लगा जाओगे और नहीं तो गलत कर दोगे. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि अनफेमिलियर होता है, अननोन होता है. तो उसमें वही है कि आपका स्मार्ट जो आपका अप्रोच है दैट वुड हेल्प. तो इसलिए तो मैं आपको ये करवा रहा ना. पीवाईक्यू सेशन का जो मेन पर्पस है वो यही तो है
कि आपको आंसर फाइंड आउट करना आ पाए, कि क्वेश्चन पढ़ करके हम क्या आंसर कर सकते हैं ना, तो दैट स्मार्ट अप्रोच यू नीड टू डेवलप, है ना, वो आपकी मदद करेगा। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन 10-20 ही होते हैं, बट उसको भी आप कर सकते हो अगर आपको तरीका पता लग जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। अगर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस पूरे पेपर में 20-25 आ भी गए, तो 20-25 में कुछ ना कुछ आप कर ही दोगे, 10 कर दोगे, 12 कर दोगे, तो वहां पे आपको दूसरों के कंपैरिजन में आपको ना एक एज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है। ये सर बिकॉज अब ये जैसे साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सर जो आउट ऑफ साइंस के लोग होंगे उनको तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी ही ना सर। तो उस टाइम पे बस तुक्का मार देना, ये चलेगा ना मतलब? तुक्का मारना है, बट विथ स्मार्टनेस। तुक्का एक मतलब होता है कि आंख बंद करके मत, एक होता है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा, फिर क्वेश्चन को समझा, फिर थोड़ा अपना आईक्यू लगाया, तब जाके टिक किया। तो तुक्का भी एक स्मार्ट तुक्का, वो नहीं कि भाई, वो फिर क्या होगा ना कि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ओके होगा सर। कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में 15, 20, 25, 30 ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा, बट फिर भी वहां पे अगर आपने थोड़ा एक टेक्निक यूज किया ना, अप्रोच, तो आप कर दोगे उसको, मतलब आपका सही ओके हो सर, जाएगा। थैंक यू सर। देन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव मैनर इज कॉल्ड। यानी गाइस, जो हमारा प्राइमरी स्टडीज होता है ना, प्राइमरी स्टडीज का मतलब क्या है, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ना, तो वो क्या एक तरह से प्राइमरी स्टडीज है, कि बिल्कुल हमने फ्रेश खुद से किसी चीज को पढ़ा, समराइज किया, फिर इंटरप्रेट किया, रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव मैनर इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको? क्वालिटेटिव रिव्यू बोलेंगे, रियलिस्टिक रिव्यू बोलेंगे, नैरेटिव रिव्यू, या फिर मेटा रिव्यू? सर रियलिस्टिक रिव्यू। तो 2 तरह के सर रिसर्च ये होते भी हैं ना। क्वेश्चन हम लोग किए थे और रियलिस्टिक ही इसका आंसर आया था सर। हाँ। हम्म। हम्म। क्या होना चाहिए बताइए? नेगेटिव नहीं होगा। तो गाइस, हियर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? रियलिस्टिक रिव्यू, क्योंकि क्वालिटेटिव रिव्यू तो खुद क्वेश्चन में है ही। हाँ। जी सर। Qualitative review is the answer. क्या होना चाहिए बताइए? Qualitative first one. बट मैम, क्वालिटेटिव तो क्वेश्चन में है ही, उसी को रिपीट कैसे होगा? जब आप किसी को समराइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, है ना? मेटा रिव्यू भी हो सकता है। मेटा रिव्यू, मेटा Yes, मतलब sir. समथिंग मॉडर्न, और इसका जो हाँ सर, आप बताए थे मेटा यानी कुछ साइंटिफिक रिलेटेड आपने कहा था सर। मतलब मल्टीपल एक भी मॉडर्न उसमें। अप्रोच फाइंड। सो गाइस, हियर द करेक्ट आंसर इज डी ओनली, मेटा रिव्यू। ये एक मेटा रिव्यू है ना, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइमरी स्टडीज है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ओरिजिनल, जो आपने खुद से किया है, बाय योर ओन, जो भी आपके फाइंडिंग्स हैं, जो कंक्लूजन है, वो आपके खुद के हैं, सब कुछ आपने खुद से मतलब किया है, कहीं से कॉपी पेस्ट, तो दैट इज प्राइमरी स्टडीज, उसको आप समराइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। ओके ना, क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे आप किसी चीज का वर्णन करते हो, डिस्क्राइब करते हो, उसके प्रॉस कॉन, मेरिट डिमेरिट, जैसे हम लोग लिटरेचर में करते हैं ना, लिटरेचर में क्वालिटेटिव मैनर होता है, और मैथमेटिक्स या साइंस में क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैनर। तो दो अलग अलग है। क्वालिटेटिव जो है आपका लिटरेचर में होगा, जिसमें हम लोग थोड़ा वर्णनात्मक वर्णन पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, डिस्क्राइब करने पे किसी चीज को। इसका आंसर बताइए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एग्जिस्टिंग इन इंडिया करेंटली? इनमें से कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में अभी हैं, एग्जिस्ट करते हैं? मैंने पढ़ाया था आपको ना, यूनिवर्सिटी कई तरह के होते हैं। कौन से यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो इंडिया में होते हैं? सेंट्रल।
ABDNE. सर BDE। सेंट्रल और प्राइवेट तो होता ही है, डीम्ड तो होता ही है, बीडीई तो है। तो बीडीई को कॉमन देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें बीडीई कॉमन है। सर ऑप्शन एक बी। ऑप्शन में तो सिर्फ BDE ही दिया है। एक तो ऑप्शन बी दिख रहा है और एक ऑप्शन सी दिख रहा है, लेकिन कम्युनिटी यूनिवर्सिटी करके होता है क्या कुछ? कम्युनिटी यूनिवर्सिटी सर करके कुछ ऐसा सर? सर ये वाले स्कूल्स होते हैं मदरसा वगैरह, इनको कम्युनिटी यूनिवर्सिटी में लाएंगे क्या? यूनिवर्सिटी और स्कूल तो ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो सब तो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे ना, मदरसा ये सब। ये खाली है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये ये मतलब इसमें हो सकता इंस्टीट्यूट है अगर। टाइप में ये सब में आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में तो नहीं आएंगे। सर कम्युनिटी यूनिवर्सिटी में कैसे मतलब कौन आ सकता है? ऑप्शन सी होना चाहिए। सर CE होना चाहिए, BDE, क्योंकि कम्युनिटी कम्युनिटी यूनिवर्सिटी तो कभी सुना ही नहीं है सर। जी सर, BD इज राइट। तो इसका मतलब, हाँ, ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड तो खैर देखिए होता है, बट ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी का टाइप तो इंडिया में एग्जिस्ट शायद नहीं करता है। कम्युनिटी यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलें, मतलब कई सारे कम्युनिटीज के होते हैं अपने, बट ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का टाइप तो नहीं है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी। तो इस ऐसे में एज पर ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, BD। ठीक है, बाकी देखिए रिसर्च यूनिवर्सिटी तो हो गया ना, अब तो आजकल रिसर्च यूनिवर्सिटी NEP में आ गया। अब कई सारे यूनिवर्सिटी हैं जिसको रिसर्च सेंटर बना दिया गया है। खास करके जितने भी बड़े बड़े रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल IIT, ये सब तो अब सारे रिसर्च यूनिवर्सिटी में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये तो है, बट सेंट्रल तो बट सी का ऑप्शन बन नहीं रहा ना, मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे में सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक करना है ना आंसर। तो सी इज करेक्ट, क्योंकि एज पर ऑप्शन ही हमें टिक करना होता है। इसका आंसर बताइए गाइस। ने क्या दिया है इसका आंसर? सी इज द आंसर। इसका आंसर सर बताइए, वेरियस काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर। हाँ। सर इससे पहले जो क्वेश्चन था ना कॉलेज के पहले वाला, वो नैरेटिव और हम्म मेटा वाला, हम्म सर एक्चुअली इसमें आंसर ना ये आना चाहिए, नैरेटिव आना चाहिए गूगल के अकॉर्डिंग सर। अच्छा, गूगल क्या बता रहा है? नैरेटिव वो रिव्यू। नैरेटिव कह रहा है सर, हाँ सर नैरेटिव कह रहा है। ठीक है, गूगल अगर बता रहा है तो नैरेटिव रिव्यू को ही कंसीडर करेंगे फिर। नैरेटिव रिव्यू, क्योंकि यहाँ पे नैरेट फिर आप कर रहे हो उस हिसाब से, वृतांत पुनरीक्षा। इसका आंसर बताइएगा, इज वेरियस काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर एनहेंस्ड बाय पर्टिकुलर मॉडल्स ऑफ टीचिंग। Concept formation is one such model which trains to solve problems inductively. Identify the correct sequence of stages for concept formation. यानी गाइस कई तरह के थिंकिंग्स हैं जो कि हम इनहेंस कर सकते हैं ना। थिंकिंग का मतलब क्या है कि जो आपका सोचने समझने का शक्ति है, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल है थिंकिंग का, उसको क्या करते हैं हम एनहेंस करते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। कैसे? टीचिंग के थ्रू। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको नई 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 चीज़ें पता लग रही है, आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहे हैं, मैच्योरिटी डेवलप हो रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता ही है, ऑब्वियस ही बात है, जब आपको समझ में आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा फिर। सो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज वन सच मॉडल विच ट्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडक्टिवली। मतलब कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसके थ्रू स्टूडेंट को हम कैपेबल बनाते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम का बिल्कुल प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ पाए, किसी भी प्रॉब्लम का इंडक्टिवली। मतलब कि जो प्रॉब्लम बिल्कुल अननोन है उसका भी सॉल्यूशन आप ग्रेजुअली मतलब ढूंढ लेते हो, एक ऐसे प्रोसेस है। सो दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट, तो इसमें ये बताइए सर कि कौन सा ऑप्शन सी, सीक्वेंस लगेगा, ऑप्शन सी, कौन सा सीक्वेंस होगा BDAC। जिस, ऐसा कौन सा सीक्वेंस होगा जिसके थ्रू स्टूडेंट को आप तैयार कर दोगे कि वो, हाँ भाई वो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे उसके बाद? आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑप्शन प्रॉब्लम सी। ऑप्शन सी। बी डी and ए सी। enumerating the data relevant to topic problem. सर ऑप्शन सी। हम्म Sir, option B, D, A and C.
यानी पहले टॉपिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये होना चाहिए क्योंकि पहले प्रॉब्लम का तो पता लगे। फिर उसके बाद डी, इन्यूमरेटिंग द डेटा रेलिवेंट टू टॉपिक, यानी डेटा कलेक्शन करना। फिर उसके बाद ग्रुपिंग आइटम्स, यानी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। और फिर डेवलपिंग लेबल्स फॉर द कैटेगरीज, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। सी सी होगा ना, सी जी इज द सर। आंसर। जी सर, BDAC। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी, अब ये तो पता लग रहा है ना कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम फाइंडिंग। तो ये तो पता लग रहा है भाई कि बी पहला होगा। तो ऐसे में देखिए ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही कट गया, बचा बी और सी। तो थोड़ा आसान हमारे लिए हो जाता है। तुक्का भी अगर आप लगाओगे, मान लीजिए कि इनकेस कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो तुक्का लगाने में भी क्या है, दो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, बचा दो। अब दो में आपको कोई एक टिक करना है, तो आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% पे आ गई कि बी और सी में अगर किसी एक को आपने सोच के लगाया तो 50% चांस है कि आपका सही होगा वो। तो इसका सी है वैसे आंसर, बी डी एस। तो यही है कि क्वेश्चन को गाइस जब आप पढ़ोगे ना, दो चार बार पढ़ोगे, तो मुझे लगता है कि इतना तो मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप हो ही जाता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को दो चार पांच बार पढ़ लो रिपीटेडली, तो एक मतलब कि एक इंट्यूशन फिर आ जाता है कि यही होगा इसका आंसर, ये होना चाहिए। उतना आइडिया मतलब लग जाएगा आपको, टाइम के साथ उतने आप कैपेबल हो जाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ रेप्यूटेड कंपनी एम्प्लॉयड मिस्टर हर्ष टू मैनेज एंड मेंटेन देयर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर एंड वाइड एरिया कनेक्टिविटी, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब हिज जॉब प्रोफाइल। यानी एक सर रेप्यूटेड ऑप्शन कंपनी है नंबर जिसमें सी। मिस्टर हर्ष काम कर रहा है कंपनी में, जो कि मैनेज भी करता है और मेंटेन भी करता है क्या, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी को, है ना। तो इसमें से कौन सा उसके जॉब प्रोफाइल को डिस्क्राइब करेगा? प्रोग्रामर है वो, आर्किटेक्ट है, नेटवर्किंग इंजीनियर है, या फिर वेब डिजाइनर है, क्या है? तो नेटवर्किंग इंजीनियर। हम्म मतलब यानी मिस्टर हर्ष जो है वो किस पोस्ट पे है, उसका क्या काम है, कौन सा प्रोफाइल पे वो जॉब कर रहा है? आर्किटेक्ट तो होगा नहीं, ये तो देखो वैसे भी कट गया, क्योंकि आर्किटेक्ट तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अलग तरह का चीज है, जो घर वर का आर्किटेक्चर बनाते हैं ना। प्रोग्रामर भी अलग चीज हो गया, क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, हैकिंग ये सब करेगा। बचा सी और डी, नेटवर्किंग इंजीनियर और वेब डिजाइनर। तो क्या होना चाहिए? विच वन इज करेक्ट? सर नेटवर्किंग नेटवर्किंग इंजीनियर। इंजीनियर, ऑप्शन सी होगा। नेटवर्किंग इंजीनियर। यस सर। नेटवर्क इंजीनियर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ यही होगा। वाइड एरिया नेटवर्क्स, मतलब पूरा नेटवर्क का काम है इनका। नेटवर्क को प्लान करना, डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, मैनेज करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा नेटवर्क है, सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, सब चीज़ का मतलब ये लोग फिर आईटी के पर्सपेक्टिव से, यानी इंटरनेट का जो भी प्रॉब्लम है उसको उस सब मैनेज करते हैं ना। तो नेटवर्किंग। वेब डिज़ाइनर क्या होते हैं? वेब डिज़ाइनर का मतलब है जो वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आजकल आप कुछ भी सर्च करते हो तो देखते हो वेबसाइट बनता है ना। तो वेबसाइट का जो काम है, हर एक चीज़ का अपना अपना वेबसाइट होता है, उस पर जाके आप सर्च करते हो। तो वेब डिज़ाइनर का काम है वेबसाइट बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको ट्रेंडिंग में रखना, है ना, उसके प्रमोशन, ये सब काम होता है। तो इसका आंसर नेटवर्किंग इंजीनियर ही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, इसमें क्या होना चाहिए आंसर? 1248, इसका क्या होना चाहिए आंसर? ट्वेल्व होना चाहिए आई थिंक सर। हम्म सर इसमें ऑप्शन सी। ट्वेल्व होना चाहिए आई थिंक, ऑप्शन ए। 12, 13। 13। यस सर।
कैसे होगा 13? लेकिन ये जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था ना, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। a+r⁴n−1 ऐसे करके ये फॉर्मूला है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो एपी यस जीपी सर, वाला होता क्योंकि है ना। इसमें टर्म पूछ रहा है। इसमें इनटू होगा, जैसे कि 1 इंटू प्लस भी हो रहा है इसमें, तो 8 के बाद 16 एंड 32 ऐसे टर्म चेंज होता जाएगा, आगे बढ़ेगा। सर ये बट तो वही है ना, Tn=a+n−1 × d वाला। हाँ हाँ वही है, बट इसका फॉर्मूला वो तो एपी था ना, उसी में एक चैप्टर है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको कराऊंगा एक दिन, तब ये कर पाएंगे आप। वो पूरा चैप्टर ही कराना पड़ेगा। एपी में तो हमने करा ही था, an=a+n−1 × d, Sn=n/2 × 2a+n−1 वैसे ही जीपी का फॉर्मूला होता है, a+r⁴n−1 ऐसा करके होता है। तो उसको करेंगे, कोई नहीं, इसको रहने देते हैं। इसको कराऊंगा मैं, पूरा टॉपिक कराऊंगा, तभी आप कर पाएंगे। इसका प्रोसेस बहुत लंबा आ रहा है, लेकिन खींचते खींचते हम्म, थक आ रहा है। थोड़ा लेंदी है मैम, वो पूरा यस जीपी सर, आपको लेंदी आ रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने पढ़ने से फिर समझ में आएगा। करा दूंगा उसको, क्लास में एक दिन कराऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे गाइज। वही है ना कि 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चन लेके चलना होगा, कि इतना तो आपको करना ही है। वैसे तो टिक कर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो 50 में 50 टिक कर किया जा सकता है, बट एटलीस्ट हमें सही 40 करना है। ऐसा आपको करना होगा कि 10 गलत भी हो जाए, बट 40 आपका, 35 से ज़्यादा 40 तो नेट जेआरएफ हो जाता है फिर 35 से ऊपर में। तो सो गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ाया था, जिसमें टोटल 8 गोल्स हैं। और इसमें आजकल क्वेश्चन पता है कैसा आ रहा है? आजकल इसमें क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है कि आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे मान के चलिए, ये एमडीजी के टोटल 8 गोल्स है ना। ये देखने में तो इजी लग रहा है, काफ़ी डेली लाइफ में यूज़ करने वाले पॉइंट्स हैं, बट इसमें क्या कर देगा ना कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 में से क्या करेगा कि 3 ऑप्शन तो एमडीजी के होंगे, एक नहीं होगा। अब आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एमडीजी में नहीं था। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें ये 7 में से 3 डाल दिया, और एक डाल दिया कि शहर का शहर निर्माण, सिटी प्लानिंग या अर्बेनाइजेशन, ऐसा कोई डाल दिया। तो मतलब ऐसा पॉइंट डालेगा कि आपको कंफ्यूजन हो, आपको ऐसा लगे कि यार ये भी होना ही चाहिए, इसमें क्या गलत है। बट वो, अगर आपको ये याद है तो फिर आप गलत नहीं करोगे, और याद नहीं है तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा होता है कि भाई ऐसा लगे कि यार ये होना चाहिए, ऐसा लगेगा। तो गाइज, आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही रेलिवेंट है, मजेदार है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य। तो सतत का मतलब क्या होता है पता है? कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमारा जो क्लास है वो कॉन्टिन्यूअस चलता है, हर दिन चलता है ना। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया डिस्कस करते हैं। तो ये क्या हो गया एक तरह से गाइस, एक कॉन्टिन्यूअस, कॉन्सिस्टेंट। वैसे ही सस्टेनेबल का मतलब क्या है? जो लंबे समय तक चले, जो साल 2 साल 5 साल नहीं, जो 100 100 साल का टारगेट हम लेके चलते हैं। कि आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आप एक पेड़ लगाते हो, पेड़ तो आपने आज लगाया, लेकिन उसका फल कौन खाएगा? आपका अगला जनरेशन। आप मान लीजिए, आपका जो गांव गांव पे कहीं घर होगा, सभी का कहीं ना कहीं होता ही है घर। अगर आपके ग्रैंडफादर ने कोई पेड़ लगाया होगा ना आज से 30 साल पहले, तो उसका फल आप खा रहे होंगे। या आपके फादर ने कोई आज से 20 साल पहले पेड़ लगाया होगा। जैसे आम का सीजन अभी आ गया, तो देखते हो आम का पेड़ एक दिन में थोड़ी ना होता है, 5 5 साल 10 10 साल लेता है, तब जाके वो इतना बड़ा हो जाता है कि हजारों आम उसमें हमें मिलता है। तो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है कि आपको इन्वायरमेंट को अगर बचाना है ना, तो आपको फिर ऐसे प्लान और ऐसे इम्प्लीमेंटेशन उसके करने होंगे जो फॉर अ लॉन्ग टाइम चले। वो फिर साल 2 साल वाला सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पे। क्योंकि क्या है कि हमें जंगल बसाना है। अब जंगल जो है गाइस, एक दिन का नहीं होता ना। वो तो क्या है कि लंबे समय तक आपको उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्जर्व करना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए गाइस, क्योंकि 2015 में हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो गया, 2015 में हमने जो भी हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उस पर हमने काम किया। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, उसको फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम कर रहे हैं। पर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने हमें दिए,
तो वो सारे 17 पॉइंट्स हैं, सभी 17 जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक तो रहता ही है, 110% है कि एक क्वेश्चन इससे रहता है। अब तो खैर एक्सक्यूज मी सीक्वेंस। हम्म सर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करेंगे, मतलब हम तो रिसोर्सेज यूज करेंगे ही, हम्म साथ में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करेंगे ही। हम्म। लेकिन सर, आज आज से आने वाले सालों के जो जनरेशन्स होंगे, उनके लिए सस्टेन करना, मतलब सर, मुझे नहीं लगता है कि आज से आने वाले अपकमिंग जनरेशन्स के लिए वर्दी होगा सारे रिसोर्सेज को सेव करना। क्योंकि सर, जैसे वॉर वगैरह चल रही है, मुझे नहीं लगता है सर कि जो भी सस्टेन करा हुआ है वो बचेगा, या फिर अगर हम करेंगे तो वो उनके लिए यूजफुल आने वाला भी है, वॉर को देखते हुए सर। बट ऐसा नहीं हो सकता ना। मान लीजिए कि किसको पता था वर्ल्ड वॉर होना है, वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या लोगों ने अपना घर नहीं बनाया, लोगों ने पेड़ नहीं लगाए? दुनिया तो जैसे चल रही है वो चली रही है, बट हमारा जो अपना एक ड्यूटी है वो तो हम करेंगे ना, चाहे वॉर हो चाहे कुछ हो। हम तो आगे को सोच के ही करेंगे। अगर हम, आप जो कह रहे हो ऐसा कोई सोच ले, तब तो वो कुछ काम ही नहीं करेगा। वो तो सोचेगा कि भाई ठीक है भाई, हमें तो मरना है, हमारा तो आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये आगे का जनरेशन तो, ये तो एक पैसिमिस्टिक थॉट हो गया ना। हमें तो हाँ ऑप्टिमिस्टिक सर। रहना। यस सर। बट अगर सर, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कुछ यूज ही ना करें एंड बस ऐसा आगे कुछ के है ही फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाते रहो, सस्टेन नहीं। ही करते रहो, खुद के लिए यूज ना करो नहीं कुछ। तो आप समझे नहीं, इसका आप नेगेटिव एस्पेक्ट पे जा रहे हो ना। बचाने का मतलब क्या है? अगर मान के चलिए कि आज आपका घर है, सपोज करो कि आप किसी घर में रहते हो, और आपने क्या किया, आपने घर के चारों ओर आम के पेड़ लगा दिए। अभी मान लो आप अपने 20s में हो, 22s में हो। अब क्या है, वो पेड़ मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद, जो आज छोटा पेड़ आप लगाओगे वो 10 15 20 साल बाद एकदम घना हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि मतलब मजा आ जाएगा। तो आपका जो आगे का जनरेशन है उसको उससे क्या होगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उससे कई तरह की चीजें मिलती है, फल मिलेगा, मेडिसिन मिलता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये सस्टेनेबल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो गाड़ी है, कपड़ा है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको हम बचाएं। मतलब जो नेचर है उसके पर्सपेक्टिव में, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है कि नेचर को बचाना। क्योंकि अब जैसे पानी है, पानी को आप बचाओगे। अब हमारे पिछले जनरेशन ने पानी बचाया तो हमें पानी मिल रहा है। हम पानी को थोड़ा बचा के चलेंगे तो हमारे आगे के जनरेशन को भी पानी मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस है, तो अगर हम उसका जुडिशियस, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम यूज ना करें, यहाँ पे एक टर्म आता है जुडिशियस यूज। जुडिशियस का मतलब न्याय संगत, कि जितना काम है उतना ही यूज करिए। बेकार का यूज करने से क्या होगा कि आगे फिर वो नहीं मिलेगा। अब तो चलिए हम लोग इको फ्रेंडली, सारी चीजें इको फ्रेंडली बना रहे हैं, तो वो क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही रहेगा जो भी है ना। तो वो है। अब मान लीजिए कि फॉरेस्ट आप सारा कट कर रहे हो। अब आप देखिए हमारे आज से 20 30 ईयर्स में जितने पेड़ कटे, तो आज का टाइम हम लोग कितना सफर कर रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप देखिए एयर की क्वालिटी कितनी गिर गई, वाटर का कितना क्राइसिस हो गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतना पे करना पड़ रहा है। हो सकता है अगर अभी हमने इन्वायरमेंट को नहीं कॉन्जर्व किया, तो आने वाले टाइम पे हमें अच्छे हवा के लिए भी लाखों रुपए पे करना पड़े कि हाँ भाई, किसी को अच्छा यानी प्योर एयर चाहिए, तो उसके लिए चार्जेस देने पड़ जाएं आपको। हाँ भाई 50,000 दीजिए तो आपको प्योर एयर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। जैसे पानी के साथ, पानी तो अब हम खरीद ही रहे हैं ना, पानी के चार्जेस लग रहे हैं, पहले तो पानी फ्री था। तो इस तरह से हमें सोचना होगा, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के चलना पड़ेगा। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने गाइज हमें 2015 में जो गोल्स दिए हैं उसमें टोटल 17 गोल्स हैं। और ये सारे गोल्स ऐसे हैं गाइज जो किसी भी कंट्री को मतलब डेवलप बना सकता है। तो उन्हीं गोल्स को लेकर के अभी इंडियन गवर्नमेंट सारे अपने पॉलिसीज भी बनाती है, इसको ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू ऑल दैट। जिसमें पहला तो नो पॉवर्टी है, कि गरीबी को बिल्कुल जड़ से मिटाना। तो गरीबी जड़ से कब मिटेगा गाइज, जब आप एजुकेशन प्रमोट करोगे, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दोगे। तो उसको लेकर के कई तरह की स्कीम्स चलती भी है, आप देखते ही हैं। गवर्नमेंट के एन नंबर ऑफ स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे कि आपका गरीबी मिटे, आपको काम मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले। दूसरा गाइस, भूखमरी को बिल्कुल जीरो करना, क्योंकि अब का समय वो नहीं है 1980s का। अब का समय क्या है गाइस कि आपके यहाँ कोई भूखा ना सोए। तो जीरो हंगर करने के लिए आपको फूड को सिक्योर करना पड़ेगा। इसी के तहत ना अभी आप देख रहे हो कि फ्री में जो अनाज बंटता है भारत में, कि एक रिकॉर्ड के तहत है कि 60 करोड़ लोगों को फ्री अनाज सरकार देती है, 60 करोड़।
मतलब मान के चलिए कि इतनी जनता को फ्री में चावल दाल गेहूं जो भी है, जो मतलब बेसिक नीड्स है वो मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके देश में कोई भूखा ना सोए, उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए, उसको उसके लिए मेहनत ना करना पड़े, मतलब उसको टेंशन ना रहे कि भाई अब शाम में क्या खाएंगे सुबह क्या खाएंगे, तो सरकार उतना आपको फ्री में दे देती है। इसी को तो फूड सिक्योरिटी कहते हैं ना, कि भाई अब आपके पास फूड आ गया, अब आप मेहनत करो, कुछ अपना काम करो कि और आपको पैसा बने या आपका फ्यूचर बने। बेटर न्यूट्रिशन सस्टेनेबल, तो ये है कि अच्छा खाना। तीसरा का इज गुड हेल्थ। तो गुड 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 अगर हम हेल्थ की बात करें तो अच्छे अच्छे स्वास्थ्य कब होगा, जब हम लोग हेल्थ को प्रमोट करेंगे, है ना। हेल्थ को प्रमोट करने का मतलब क्या है कि भाई अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छा लिविंग हेल्दी लिविंग बहुत जरूरी है। जैसे आजकल आप देखते हो कि इंडिया में इतना डायबिटीज हो रहा है, इतना हार्ट हार्ट का इतना केस आ रहा है, ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, मोटापा एंड ऑल। तो ऐसे में गुड हेल्थ को भी प्रमोट करना जरूरी है। तभी आप देख रहे हो ना आजकल हमने योग तो भारत का ही है, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम ले गए। योगा डे अब इंटरनेशनल हो गया ना, 21 जून को पूरा विश्व मनाता है योग दिवस। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के एक तो अवेयरनेस, और दूसरा कि अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह भी हों, गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि हमें अच्छी चीजें मतलब मिले। तो गुड हेल्थ ये तो जरूरी है कि बिना हेल्थ के तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर किसी देश का में स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसको लेकर के कई तरह के स्कीम्स चल रहे हैं। ऐसे ही गाइस क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में तो एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन आना भी चाहिए था, क्योंकि अगर आज से आप 15 ईयर 10 ईयर बैक जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ का एजुकेशन बिल्कुल आप कह सकते हो बड़ा ही डिग्रेड और डिटोरिएट हो चुका था। तो एनईपी इसलिए आया, एनईपी 2020 ने क्या किया, पूरे भारत की शिक्षा को ही बदल दिया, यानी पूरा सिलेबस करिकुलम पैटर्न अप्रोच सब कुछ बदल दिया। मतलब बिल्कुल नया तरीका आ चुका है पढ़ने पढ़ाने का, उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह भी इंटीग्रेट हो गया। और कई तरह के डिजिटल मीडिया आ गए, सोशल मीडिया आ गया, है ना, ऑनलाइन कई तरह के टीचिंग को आ गए, कि सभी को शिक्षा मिले, सभी पढ़ें सभी बढ़ें, इस मोटो को आगे बढ़ाना है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो उसके लिए कई तरह के ऑनलाइन टीचिंग को जैसे देख रहे हो आप प्रमोट किया जा रहा है, क्लासेस वगैरह भी अब कॉलेजेस में भी हो रहा है ना। फिर पांचवा गाइस हमें मिला जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता। ये हमारा एमडीजी में भी था ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी ये पॉइंट था, जेंडर इन इक्वालिटी। तो इसको प्रमोट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा मेल फीमेल का जो रेशियो है। तो वही है कि ये तो सोसाइटी का एक माइंडसेट की बात है, जो कि अब बदला भी है, सरकार के इतने स्कीम्स चल रहे हैं, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी घर लक्ष्मी, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब मोर देन 100 स्कीम्स आर इन ऑपरेशन इन फंक्शन। तो इतने स्कीम्स आ गए कि सोसाइटी का एक माइंडसेट बहुत बदल चुका है अब। जहाँ पहले लोग डॉटर्स को लेकर के इनसिक्योर रहते थे, वहीं पे अब सिक्योर हो रहते हैं, माइंड रहे कि भाई हाँ डॉटर है तो कई तरह के गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ हैं, है ना, उनके पास एजुकेशन है, जॉब की फैसिलिटीज़ है। तो इसलिए अब क्या हुआ कि सेक्स रेशियो भी बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। जहाँ पहले जो डॉटर होती मतलब गर्ल्स होती थी वो कम पैदा करते थे लोग, अब वहीं पे चीज़ें बहुत बदली है, सिनेरियो बदला है। ठीक है। इसके बाद गाइस क्लीन वाटर सैनिटेशन, क्योंकि पानी तो है ना जले जीवनम, बिना जल के तो नो वाटर नो लाइफ। तो ऐसे में वाटर को बचाना और वाटर का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट भी एक पूरी इंजीनियरिंग है कि भाई वाटर, क्योंकि देखिए रेन तो देखो सीजनल है ना, और ये जरूरी तो नहीं है कि हर बार रेन अच्छा ही होगा। आपने कई बार अपने जीवन में ये देखा होगा, कई सारे ऐसे ईयर्स हुए हैं जिसमें रेन होता ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है किसी किसी साल, आपने देखा होगा जैसे 2022 में 23 में बहुत कम बारिश हुई थी। पूरे रेनी सीजन में 2 4 10 दिन बारिश हुई, बस वो भी बहुत कम। तो गाइस ये तो देखो पूरा एक ट्रेडिशनल है ना हमारा। तो ऐसे में वाटर जो हम मान लो बारिश का पानी है या जो डैम है रिवर है, तो उसको कॉन्जर्व करना, उसको मैनेज करना। इसीलिए आप देखते होंगे कि इतने सारे डैम बने पिछले 15 20 साल में, कितने डैम बन गए भारत में, बड़े बड़े नदियों पे। डैम का मतलब वही है वाटर कंजर्वेशन, है ना, ताकि सभी को पानी मिले, कभी भी मान लीजिए स्कैरसिटी हो तो हम वाटर का जो नीड है वो पूरा कर पाए। बड़े बड़े टैंकर बन जाते हैं हर जगह। फिर गाइस कहा गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि देखिए एनर्जी भी सबको मतलब सस्ता हो। अब मान लो कि जैसे पेट्रोल का दाम 2 4 रुपया भी बढ़ता है तो कितना आंदोलन होने लग जाता है, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग रहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे एक लिमिट से ही चीजें हम लोग कर सकते हैं, अगर मान के चलिए कि पेट्रोल है वो तो लाइफ लाइन है ना, या रेलवे है वो लाइफ लाइन है। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल की दाम अभी 500 रुपया लीटर हो जाए, 1000 रुपये, कितना लोग खरीद पाएगा? सब लोग पैदल चलने फिर बैलगाड़ी चलने लग जाएंगे। तो इसलिए ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि भाई
गवर्नमेंट इस पे, इसलिए अब आप देख रहे हो कि सारी एनर्जी अब मॉडर्न हो रही है। जहाँ पहले हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन चीज़ों पे निर्भरता थी, वहीं अब हमारी निर्भरता किस पे हो रही है? अफोर्डेबल एनर्जी, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल, है ना, थर्मल, मतलब ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं जिससे कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एनर्जी। और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या लग रहा है कि हमारा मतलब बजट भी कम आता है, पैसा भी कम लगता है, और पॉल्यूशन भी नहीं करता। तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, दोनों फायदा। तो इस तरह से ये इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो ना, व्हीकल वगैरह भी कितना, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इसको इलेक्ट्रिक कार लोग खरीद भी रहे हैं, खूब प्रमोट भी कर रहे हैं। फिर गाइस, आठवां कहा कि गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब का मतलब पता है क्या होता है? अब मान लीजिए कि किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, और उसको जॉब नहीं मिला, तो लास्ट में मान लीजिए वहीं वो कहीं क्लर्क का नौकरी कर रहा है, तो इसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते, इसको हम अनएम्प्लॉयड ही बोलेंगे। कि कोई मान लीजिए एमबीए कर लिया, कोई मान लीजिए पीएचडी कर लिया, मतलब हायर एजुकेशन पा लिया, और उसको जिस तरह का नौकरी मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो मजबूरी में उसने क्या किया कि जो मिला वही करने लग गया कि भैया, क्योंकि अपना सर्वाइवल तो देखना है। तो ये चीज़ें कब खत्म होगी? जब आपके देश का इकॉनमी अच्छा होगा। जैसे आप लोग, जैसे आप देखते हैं कि भारत से कई लोग माइग्रेट कर जाते हैं कनाडा, यूके, है ना, जर्मनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाइज आपके पढ़ाई के हिसाब से आपको जॉब भी मिलती है और उस हिसाब से सैलरी भी मिलती है। इंडिया में आप देखते हो पढ़े लिखे लोगों को कितनी कम सैलरी मिलती है। आप देखिए ना, हमारे यहाँ पे अगर आप सिस्टम में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बड़े क्वालिफाइड लोग हैं और उनकी सैलरी बहुत कम है, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, उस तरह से आपको वो डिग्निटी नहीं। तो ये चीज़ें कब आएगी? जब आपका इकॉनमी अच्छा होगा। यानी अब जैसे बड़े बड़े देश हैं जहाँ की इकॉनमी अच्छी है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, वहाँ पे पे स्केल भी अच्छा होता है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये भी इंडिया में एक मिसिंग है, तो इसको लेकर के भी काम जो है चल रहा है। ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा समय के साथ, है ना। इनोवेट करना मतलब कि पुरानी चीज़ों से नहीं होगा, आपको नई नई चीज़ों को करते रहना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो। ये नहीं कि एक इंडस्ट्री आपने लगाया और वो खूब प्रदूषण कर रहा है, सारी चीज़ों को वो नहीं चलेगा। तो गई सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा हमें, यानी ऐसा इंडस्ट्री लगाओ कि वो प्रदूषण भी ना करे और प्रोडक्शन भी हो, पॉल्यूशन भी ना हो और प्रोडक्शन भी हो, लोगों को जॉब भी मिले। तो उस पर काम हो रहा है। इसके बाद 10वां गाइज हमें मिला रिड्यूस इन इक्वालिटीज, यानी असमानता को कम करना। असमानता का मतलब क्या है? जो मान लीजिए कि भारत में ही कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। जैसे आप देखो, दक्षिण भारत के जितने स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे बड़े ही स्टेबल स्टेट्स हैं। मतलब ऐसे स्टेट्स हैं जो काफ़ी स्टेबल भी है, काफ़ी रिच भी है, प्रॉस्पेरस है। पंजाब है, हरियाणा है, कई स्टेट्स हैं जो काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में है। उसी का कंपैरिजन अभी आप पश्चिम बंगाल से कर दो, आप बिहार से कर दो, आप उड़ीसा से कर दो, आप पाओगे कि यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है, बहुत गरीबी है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जॉब नहीं है। यही कारण है ना कि यहाँ के लोग आपको देश के हर कोने में मिल जाएंगे। आपको बंगाल का लोग देश का हर कोना में मिल जाएगा, बिहार का इंसान देश का हर कोना में मिल जाएगा, उड़ीसा का लोग देश का हर कोना में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहाँ काम ही नहीं है। तो वहाँ पे लोग फिर क्या करते हैं? पढ़ लिख के दिल्ली आते, बम्बई, गुजरात, जहाँ काम मिलता है। तो ये चीजें हैं गाइस कि आपको इनइक्वालिटी कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये कैसे हो रहा है? मान लीजिए कि भारत है, अब सरकार तो मान लीजिए एक ही है केंद्र में, तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि बिहार बहुत गरीब है और पंजाब बहुत अमीर है, आंध्र प्रदेश बहुत अमीर है और पश्चिम बंगाल बहुत गरीब है? ये तो भाई समझ से बाहर है। तो इस चीज पे भी हमें काम करने की जरूरत है। और ये स्टेट्स के बीच ही नहीं है, कंट्रीज के बीच भी। जैसे मान लीजिए कि आप, अब इंडिया है, इंडिया तो चलिए ठीक, अब मान लीजिए कि भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या अफ्रीका का कई सारा कंट्री है जो बहुत गरीब है। मतलब अभी भी अफ्रीका के कई सारे ऐसे नाम्बिया वगैरह देश हैं, उगांडा है, जहाँ पे बहुत गरीबी है। मतलब हालात ऐसे हैं जो 2 वक्त का मतलब मील भी नहीं है, माल न्यूट्रिशन लोग फेस करते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो 2 कंट्री के बीच हो चाहे स्टेट, उसको कैसे हम कम करें, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है। फिर गाइस क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि शहरों की सस्टेनेबिलिटी को हमें बचाना होगा। क्योंकि अब क्या है गाइस, पॉपुलेशन बड़ा एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं ना कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले डेथ बहुत ज़्यादा होता था, अब बहुत मतलब कम है, मतलब समय इससे होता है।
क्योंकि कई फैसिलिटीज हो गए, अवेयरनेस भी है, तो पॉपुलेशन कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में आपको मतलब, क्योंकि आप देख रहे हो अपार्टमेंट बन रहा है ना, छोटे छोटे जगह पे 50-50 मंजिला का मकान बन जा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नए नए सिटीज बना रहे हो आप, अपार्टमेंट बना रहे हो ना, तो वो बिल्कुल मतलब इको फ्रेंडली हो, सारे नियम को माने, और ह्यूमन को जहाँ पे भी आप सेटल करा रहे हो तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आप कराओ। ये नहीं कि भाई पता लगा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट आपने बना दिया, शहर बना दिया, और 5 साल 10 साल होते होते पूरा मतलब पूरा बिल्डिंग ही गिर गया। कई बार आपने देखा भी होगा न्यूज में, ऐसा होता भी है। तो क्योंकि गाइस क्या है कि अब पॉपुलेशन तो हो गया ना, बढ़ गया, तो आपको ऐसा सोसाइटी बनाइए जहाँ पे पेड़ भी हो, पौधा भी हो, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम हो, मजबूत हो, ताकि आगे के 100-200 साल तक लोग वहाँ पे रह पाए, चले, वो टिकाऊ हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना ये जरूरी है। देन गाइस रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एक है कि भाई जितना खाना उतना ही पैदा, मतलब क्योंकि देखिए सबका पेट भर पाना तो आसान नहीं है ना। पहले मुझे याद है कि आज से बहुत पहले मतलब कि इंडिया में तो खैर बिल्कुल शुद्ध ही मिलता था, लेकिन अभी आप देख रहे हो सेब, मैं देखता हूँ कि लोग कह रहे हैं भाई, मीडिया में आ रहा है कि सेब में भी इंजेक्शन लोग लगा दे रहे हैं, वैक्स लगा दे रहे हैं। अभी आप तरबूज का मौसम है, तरबूज में सुई लगा दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, आप सोचिए ना। क्योंकि गाइस हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, खाने वाले लोग 50 हैं, उतना पैदा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। तो यही सब हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, पेस्टिसाइड लग रहा है, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें हम खा रहे हैं, तभी ना इतना बीमारी हो रहा है। तो इसमें हम अगर ऐसा क्या करें कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, कि भैया आप जितना खाओगे उतना ही लो। क्योंकि जैसे हमारे, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें, तो हमारे यहाँ पे देखते हो, मान लो कोई अतिथि भी आता है कोई सत्कार में, तो हर तरह का खाना देते हैं, भले ही वो बर्बाद हो जाए उससे हमें नहीं, लेकिन खाना बिल्कुल भर के। इंडिया का तो ये कल्चर में है ना, शादियों में आप देखते हो कितना खाना खराब होता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की तरफ जाए, कि भाई उतना ही कंज्यूम करो जितना का जरूरत है, ताकि आगे भी बचे ना। अब आपको जरूरत है 2 रोटी का, आप 5 रोटी लोगे तो 3 तो फेंकना ही पड़ेगा। तो फेंकने से अच्छा है कि आप 2 ही रोटी बनाइए, 5 क्यों बनाना है। तो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन है गाइज, ये तो आप जान ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना तेजी से हुआ है, तो उसको बचाना पड़ेगा। हमें ऐसे काम करने होंगे इमीडिएटली, वो भी क्योंकि अब बहुत समय नहीं है, प्रदूषण अपने लास्ट स्टेज पे जा रहा है, इतना हार्म कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना पड़ेगा, उसके लिए कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रदूषण कम करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस लाइफ बिलो वाटर, यानी जल के नीचे जो जीवन है, वाटर के मतलब कि जैसे समुद्री जीव है, सांप है, बिच्छू है, इंसेक्ट्स हैं जो एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, उसको भी। अब क्या हो रहा है गाइस, देखो हम लोग वाटर तो खराब कर रहे हैं, गंगा जैसे हो गया, यमुना हो गया, समंदर तक को हमने दूषित कर रहे हैं। तो गाइस वहाँ का जो एनिमल है, जो भी है इंसेक्ट वगैरह, वो तो मर रहा है ना। तो वो तो इकोलॉजी का पार्ट तो वो भी है। अगर समुद्री जीव या नदी तालाब का जीव वो मरेगा, तो हमारे इकोलॉजी डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि वो भी एक इकोलॉजिकल बैलेंस का कारण है। तो उनको भी हमें बचाना है। और जो लैंड पे लाइफ है, जो मान लीजिए धरती पे जो जानवर है, चाहे वो शेर हो, चीता हो, तमाम जानवर, हाथी हो, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे खत्म हो जाएगा अगर उसको नहीं बचाया गया तो, चीता है। तो इन चीजों को भी हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंसान को क्या लगने लगा ना कि भाई हम ही हैं बस इस पे, बाकी इंसान के अलावा हमने सबको इग्नोर कर दिया, चाहे पेड़ हो चाहे जानवर हो, प्लांट किंगडम, एनिमल। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इकोलॉजी है, ये प्रकृति ने बनाया है कि जितना इंसान होगा उतना ही जानवर, उतना ही पेड़ पौधा का जरूरत है। अब इंसान क्या कर रहा है कि इंसान अपनी संख्या तो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन पेड़ पौधा काट रहा है, जानवरों को खत्म कर रहा है। तो इससे नहीं चलेगा ना। अगर अगर ऐसा हम करेंगे तो हम ही मारे जाएंगे, क्योंकि जंगल नहीं होगा तो हवा नहीं आएगी शुद्ध, बारिश नहीं होगा टाइम पे, जो हो ही रहा है आजकल, देख ही रहे हैं आप। तो लाइफ ऑन लैंड भी चलाना है। और 16वां दिया गया पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि विश्व में शांति बनाए रखना। इसके लिए यूएन बना था, यूएन इसी के लिए बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि विश्व में अब शांति हो, अब कोई तीसरा युद्ध ना हो। तो पूरे विश्व में डिसिप्लिन बनाने के लिए इस तरह की संस्था बनी, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखते हैं कि विश्व के स्तर पे कई सारी संस्थाएं हैं। उसका काम क्या है कि पूरे विश्व की चिंता करना, पूरे ग्लोब की चिंता करना। और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को हमें प्रमोट भी करना चाहिए, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्डर मेंटेन करे। ऐसा ना हो कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सब आपस में लड़ गए, सब खत्म हो गया। तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और सब लोग शांति से अपना खाएं, जिए। उसके लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन को भी रहना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। और 17वां गोल हमें क्या मिला, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि जो एक देश है, जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशन भी कहते हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, आईआर। तो उसके लिए क्या है गाइस कि अब एक देश को दूसरे देश से हाथ मिलाना पड़ेगा।
अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के पीएम है वो मैक्सिमम विदेश में ही रहते हैं, कभी इटली कभी कुदर। तो वही है कि भाई दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाओ ताकि समय पे वो आपको काम दें, पैसा मिले, आपको फंड मिले, गैस क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी मिले। तो वो तभी मिलेगा ना जब आपका संबंध अच्छा होगा देश के साथ। तो ये भी एक है। तो ये है पार्टनरशिप फॉर द गोल। या मान लो कि बुरा समय कभी आया, कभी किसी ने अटैक कर दिया, तो कोई देश आपकी मदद करे। आपको कोई मान लो वेपन की जरूरत है, आपको फंड की जरूरत है, लोन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे जापान हमें देता है, जर्मनी देता है, कई चीजें आयरन। तो वो है। तो ये 17 गोल्स गाइज हमें दिया गया 2015 में, जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, और 2030 तक हमें ये क्या करना है, कंप्लीट करना है, वाइंड अप करना है। ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गाइज, और इसको आपको सीरीज में याद करना है। समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन आपको इसको याद भी करना पड़ेगा बिल्कुल सीक्वेंस में, किसी ट्रिक के थ्रू। तक क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, मैच दी फॉलोइंग आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 17वां पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपको लिख देगा गोल नंबर 17 और बोलेगा बताइए गोल नंबर 17 क्या है एसडीजी का। तो आपको टिक करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फॉर द गोल। या ऐसा पूछ देगा गोल नंबर 10 क्या है। तो ठीक है, अब सारे पॉइंट तो आते हैं, बट जिसने तो ये अब रिड्यूस इनइक्वालिटीज है, तो ऑप्शन में आपको टिक। तो इस तरह से आपको थोड़ा ये मगअप करने वाला टॉपिक है कि 17 गोल आप थोड़ा टेक्निक के थ्रू ना एक बार दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा गोल कौन से पॉइंट पे है। इससे क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप टिक कर पाएंगे, चाहे मैच के फॉर्म में आए, चाहे डायरेक्ट पूछ दे कि भाई गोल नंबर 7 क्या है, गोल नंबर 8 क्या है, तो डायरेक्ट आप बता पाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इसको अगले क्लास में लर्न करिएगा, मैं पूछूंगा आपके 17 गोल्स आप लर्न किसी टेक्निक के थ्रू, कुछ भी न्यूमोनिक्स वगैरह बना के 17 के 17 गोल आपको एक बार इसको देखना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल जी। आज के लिए इतना ही गाइस। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बता सकते हैं। फॉर टुडे दैट्स ऑल। सर आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये 17 के 17 गोल्स फॉलो करें तो क्या मतलब जो आजकल सिनेरियो हो रहा है वो अवॉइड किया जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए ना इसमें इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, आप ये तो देखो ना कि सारे पॉइंट्स मतलब विजनरी हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए हैं। तो बिल्कुल हो सकता है। जितने भी आप पॉइंट्स हैं आप देखो ना, सारे के सारे पॉइंट्स डायनेमिक हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, मतलब पूरे कंट्री का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स रेलिवेंट हैं और आगे को देखते हुए बनाया गया, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है पॉइंट्स। और सारे इन्वायरमेंट सेंट्रिक है ना, पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास मतलब ये कह रहा है कि विकास तो करो लेकिन पर्यावरण की चिंता करते हुए। तो ये 17 के 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको डेवलपमेंट तो करा रहे हैं लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं सब। ठीक है। ओके सर। सर इसे 2030 तक कंप्लीट करना है ना, टारगेट जो है 2030। ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं गाइस, कल मिलेंगे फिर आगे बात करेंगे, है ना। सो आज के लिए ओके, सी यू टुमारो। सर बहुत ख्याल रखिए। जो ये क्या कहते हैं शोध गंगा का 40 चैनल है, इसमें कुछ क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है नया? हाँ बढ़ता रहता है चैनल, पहले तो 32 ही था, फिर 34 हुआ, अब 40 हो गया। नए नहीं नए सर, चैनल टोटल बनते 40 रहते हैं। है, 2017 से ही 40 है। लेकिन खाली उसमें ये है ना सर, जैसे कोई क्या कहते हैं एक सीईसी चलवाती है तो 1 से 10 तक है, अब 1 से 8 तक हो गई है शायद। और इग्नू इग्नू है शायद चलवाती है 7 चैनल चलवाती है, इस समय 6 या 7 चैनल है, 10 to 16। और एक है सर आईआईटी दिल्ली करके है, दिल्ली, और एक है यूजीसी चलवाती है एक चैनल। तो वही मतलब क्लियरली मतलब मुझे मिल नहीं रहा था सर उसका नोटिस ना कि तो गूगल मतलब पे मिल देखिए ना, जाता। गूगल पे सर सर्च खोल कर रहे थे, लीजिए। एग्जैक्टली नहीं दे रहा था सर, उसमें भी पुराना वाला ही कुछ दे रहा है। नहीं नहीं, तो चैट जीपीटी पे डालिए, आ जाएगा, 40 चैनल दे ओके देगा। ओके सर, ओके, इस पे थैंक क्या यू। है, दे देगा। क्रोम में है, गूगल पर सर्च किया था मैंने, पूरा लिस्ट निकाला है।
मैम वो पुराना वाला दे रहा था इसी वजह से ना। नहीं नहीं, 40 चैनल्स का पूरा लिस्ट है। वो तो हम बनाए हैं फोटो चैनल का, लेकिन ना जैसे ये ओल्ड वर्जन था, पुराना था। मैंने नोट भी किया है। आप चैट जीपीटी पे डालो ना, वो आपको दे देगा। एआई तो कुछ भी दे देगा भैया। एआई पे दे डालो ना, वो चैट जीपीटी पे सारे चैनल दे देगा। यस सर, ओके। गूगल तो चलिए कई बार अपडेट नहीं भी होता, बट एआई दे देगा आपको आंसर। सर एआई से याद आया, हमारी जॉब भी तो खतरे में हो सकती है ना सर, टीचर्स की, क्योंकि अब तो एआई जर्नलिस्ट भी आने लग गए, न्यूज चैनल्स पे न्यूज रीडर्स आ गए हैं। देखिए एक चीज है कि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है ना, उन पे तो खतरा आएगा, लेकिन देखिए ये जितनी भी चीजें मार्केट में आ रही है ना, ये आपके लाइफ को असिस्ट करने के लिए आ रही है। ये मतलब जैसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से 30 इयर्स पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था। जब इंटरनेट आया तो उस टाइम भी ऐसा ही लगा था कि जॉब सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया अब तो फ़ोन आ गया, अब तो मशीन आ गया, तो अब लोगों को तो ज़रूरत पड़ी नहीं, मशीन ही सब काम कर देगा। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ उसने क्या किया, हमारे लाइफ को थोड़ा आसान बनाया। जहाँ हम 10 चीज़ को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, वहाँ हम 25, मतलब हमारा काम फास्ट होने लग गया। तो नौकरी किसी की नहीं गई। हाँ, नौकरी उसकी गई जो बिल्कुल जो नया सीखने के लिए जो एडेप्टेबल नहीं है। एक होता है ना कि भाई मैं नया नहीं सीखूंगा, तो वो उनकी जॉब तो चली गई। बट समय के साथ जिसने चीज़ों को सीखा, उनकी जॉब बल्कि और सिक्योर हो गई। जिन्होंने समय के साथ इंटरनेट सीख लिया, जिन्होंने समय के साथ लैपटॉप सीख लिया, जिन्होंने समय के साथ मशीन, उनकी जॉब बल्कि और स्टेबल हो गई, और अपॉर्चुनिटी उनको मिला। तो वही चीज़ एआई के साथ भी है। टीचर्स की जॉब नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ, आपको इंटरनेट बिल्कुल एमएस एक्सेल या एआई के टूल्स ये आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको पेपर वन सिखाता हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे एआई भी थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, खुद से या कैसे भी करके। इससे क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और आपका जो जॉब है वो इनसिक्योर होने की जगह और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि जैसे फ़ोन वगैरह आने से हमारा लाइफ ईज़ी हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जॉब चले गए, बल्कि और हमारे लिए लाइफ को एक हमारा असिस्ट उसने किया करके लाइफ को ईज़ी। वैसे ही एआई भी करेगा, ख़त्म कुछ भी नहीं करेगा ये। लेकिन हाँ, ख़त्म उसके लिए होगा जो एआई को लेके बिल्कुल पेसिमिस्टिक है, मतलब वो एआई सीखना नहीं चाह रहा, या उसको कुछ भी एआई। तो इसलिए एआई हल्का-हल्का सीखना चाहिए, बहुत ईज़ी और इंटरेस्टिंग है। तो एआई अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए ईज़ी होगा वो। सर लेकिन अब पेपर चेकिंग वगैरह जैसी यूनिवर्सिटीज में हो रही है वो कंप्यूटर से हो रही है, तो इतना एग्जैक्टली कैसे लिख पाएंगे? और फिर जैसे अब नहीं, कंप्यूटर टीचर्स से तो होती है, तो कंप्यूटर से कॉपी कैसे चेक होती है बताइए आप? उसमें भी इंसान चाहिए होता है ना। जैसे मान लो कंप्यूटर पे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम आपने दिया, फिर कुछ चीज़ें तो खुद से एमसीक्यू वगैरह होता है, वो तो हो जाता है। कुछ चीज़ों में टीचर्स बैठते हैं, वो सारा स्कैन होके डलता है। उसके बाद उसको टीचर्स जैसे पेन पेपर पे चेक करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर पे भी वो चेक करते हैं, मार्क्स पुटअप करते हैं। अब वही चीज़ मान लीजिए तो कि सर इस बार बहुत बच्चों में ये है कि पता नहीं पहली बार ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग हो रही है तो कैसे लिखें, कैसे क्या करें, एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे या फिर पता नहीं क्या, तो बच्चों में बहुत डर है इस चीज को लेके। हाँ, डर है मैम, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब जो जो अच्छा लिखेंगे उनको मार्क्स तो मिलेगा ही उसमें, क्योंकि सारा एक प्रोग्रामिंग सेट हो जाता है ना कि भाई पैरामीटर सेट होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने पैराग्राफ लिखा तो उसमें कितने मार्क्स, वो सारे कोडिंग डल जाते हैं, उस हिसाब से वो करता है। बट आप अच्छा आंसर करोगे तो मार्क्स आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। कौन से एग्जाम की बात वैसे कर रहे हैं मैम आप? सर एमएससी फिजिक्स की। अच्छा, तो तो ऑनलाइन चेकिंग में मैम, जैसे यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन चेकिंग हो रही है ना, तो हाँ उसमें क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया, तो हाँ जी एग्जाम देने के बाद क्या होता है ना कि आपका पूरा जो कॉपी है ना वो स्कैन होता है, स्कैन हो करके ना वो वेबसाइट पे डलता है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे डलता है। उसके बाद जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनको वो अलॉट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मुझे 500 कॉपी अलॉट की गई, तो मैं 500 कॉपी चेक करूंगा। तो हाँ अब क्या जी करूंगा कि मैं पेन पेपर पे चेक नहीं करके मैं कंप्यूटर पे बैठूंगा, और हाँ कंप्यूटर जी पे मुझे यूनिवर्सिटी आईडी पासवर्ड देगा। उस आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन करूंगा, और मान लीजिए मेरे हिस्से में 500 कॉपियां आई, तो उस 500 कॉपियों को मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, और उसमें सारे माउस वगैरह को यूज करते हुए, जैसे मैं पेन पेपर पे आपको 10 में 5 देता हूँ ना, हाँ जी। वैसे ही प्रोफेसर जो फैकल्टी है वो भी आपको वहाँ 5 बिठाएंगे। बट वो अंतर बस इतना होगा कि जहाँ पे वो चीजें पहले ट्रेडिशनल थी, वही चीजें बस अब कंप्यूटर के थ्रू हो रही हैं उसमें। इसमें बाकी ऐसा जैसे ब्लैक पेन यूज करने के लिए बोला है कि ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर से वो स्कैन नहीं कर पाएगा और हाँ, वही अदर नहीं। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीजें मान लीजिए जैसे स्कैन नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी यूज करिए जो
कंप्यूटर फ्रेंडली हो, जिस पे स्कैन तो इसमें इजीली इसमें अपलोड हो। ज्यादा कोई रिस्क नहीं है कि अगर जैसे कि ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि खाली कंप्यूटर में जो फीड किया बिल्कुल डिट्टो जैसे बुक्स में छपा रहता है, कि इतना तो फिजिक्स में कैसे, जैसे अब हिंदी वगैरह का या किसी और सब्जेक्ट का पेपर हो तो उसमें कुछ बना के भी लिख देते हैं बच्चे जैसे अपनी तरफ से। और लेकिन अब ये न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, ये तो बिल्कुल पूरा पूरा ही लिखना पड़ता है ना, कहीं से भी एक गलत हुआ तो पूरा गलत फिर। हम्म हम्म सर क्या हम्म ये राइट है कि जैसे सपोज करिए आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं हम्म एंड एग्जामिनेशन चल रहा है किसी फलाने सेमेस्टर का, एंड सेमेस्टर चल रहा है, तो सर हम्म क्या ये राइट है जैसे हिस्ट्री के प्रोफेसर आपको ब्लूप्रिंट दे देंगे एंड बुलेट पॉइंट्स दे देंगे कि हाँ ये आंसर शीट है, इसमें ये पॉइंट्स अगर इंक्लूडेड है तो दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को हिस्ट्री चेक करने दिया जाएगा ब्लूप्रिंट के साथ, और बुलेट पॉइंट्स दे देंगे चेक करने के लिए, एंड आपको ही चेक करना है, यानी दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर दूसरे डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पेपर चेक करेंगे। ऐसा ऐसा रियल में होता है सर? नहीं, इंट्रा डिपार्टमेंट तो बहुत डिफिकल्ट है, सभी का अपना एक्सपर्टीज है ना। अब कोई हिस्ट्री का कॉपी कोई और कैसे चेक करेगा? बिकॉज तो सर हमारी यूनिवर्सिटी में ना ऐसा करते हैं कि इंग्लिश के प्रोफेसर साइकोलॉजी का पेपर चेक करें, क्योंकि उन्हें साइकोलॉजी के प्रोफेसर सप्लीमेंट्री के साथ साथ बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं कि हाँ अगर आपको ये वर्ड सिमिलर दिख रहा है उस आंसर में हम्म तो आप पॉइंट्स दे दीजिएगा। खुद का पेपर खुद का सब्जेक्ट नहीं चेक करने देते हैं। सर ये हम्म। सब तो स्कूल स्टैंडर्ड में होता है ना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में। हाँ, क्योंकि ये हमारी थोड़ा यूनिवर्सिटी थोड़ा में ऐसा टफ नहीं है है। ये। हो सकता है अब ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा टफ है क्योंकि जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है वो चेक करेंगे तो कई बार गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली सर, इसीलिए सर कभी अच्छा हम लोग के यहाँ पे मतलब गोल्ड मेडल वाला तो हो ही नहीं पाता है सर। बहुत हम्म डिफिकल्टी से एक पूरे डिपार्टमेंट से एक ईयर में से किसी एक को ही गोल्ड मेडल मिलता है सर। हम्म वो भी ऑब्वियसली। जैसे